कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। यहाँ पर हम टर्म वाइज समझेंगे। इन्फ्लामेटरी मतलब जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहीं पर सूजन आ रही है, अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है? बाउल में हो रहा है। बाउल मीन्स हमारा इंटेस्टाइन, वो लार्ज हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है। तो डिजीज कंडीशन का नाम क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, IBD। IBD मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, वहाँ पर वूंड बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट में बन रहा है। इसी डिजीज कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज अ क्रॉनिक कंडीशन, मतलब ये लंबे समय से जो बीमारी चली आती है उसे बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से बीमारी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से जब पेशेंट इसे सफ़र करता है तब ये डिजीज फॉर्मेशन होता है। करेक्टराइज बाय, ठीक है, कैसे पहचानोगे? बाय ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन। लगातार क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग आएगी। कहाँ पर? हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारा GI ट्रैक्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? गट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? GI ट्रैक्ट या फिर गट, जो कि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? हमारे माउथ से, और एंड कहाँ होती है? एनस तक। ये हमारा पूरा क्या है? GIT है, ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या फिर गट है। तो ये डिजीज कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा हमारे GIT में, ओके, विद रेडनेस, स्वेलिंग एंड अल्सरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से मतलब इन्फ्लामेशन होगा? जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, ओके, वहाँ पर रेडनेस होगी और वहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो वहाँ पर क्या बनेगा? अल्सर बनेगा। एंड ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर, और लगातार जो GIT ट्रैक्ट है, वहाँ के जो हेल्दी टिश्यू है, उनका लगातार वहाँ डिस्ट्रक्शन होता रहेगा, वो लगातार वहाँ ख़राब होती रहेंगी, ठीक है। वहाँ पर लगातार स्वेलिंग आएगी, अल्सर होगा, घाव बन जाएगा, वूंड बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है? मतलब ऐसा क्या होता है कि जो हमारा जो बाउल है या फिर जो हमारा GI ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है? इसका मेन जो कारण है वो है इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की जो इम्यूनिटी होती है वो कई बार हमारे जो गट सिस्टम है और जो हमारे हेल्दी टिश्यू है उन्हीं को बाहर का एंटीजन मानकर उन पे अटैक करना शुरू कर देती है, ओके। तो ये बीमारी क्यों होती है? ये एक इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारी खुद की ही इम्यूनिटी हमारे हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है हमारे बाउल में, ओके। यहाँ पर जो ये IBD है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, ये एक डिजीज कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिजीज कंडीशन है, ओके। इसमें 2 टाइप्स के डिजीज आती है। इसके अंदर 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसके 2 प्रकार है। पहला क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंड सेकंड वन क्या है आपका? क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है ये IBD के टाइप से, ओके। तो IBD एक क्या है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारे बाउल में इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, अल्सरेशन फॉर्म होगा, ठीक है, हमारे गट के सिस्टम में, ओके। तो IBD 2 तरह से होती है। पहला क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को पढ़ने से पहले आप लोगों को एनाटॉमी पता होनी चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। क्या एनाटॉमी है लार्ज इंटेस्टाइन की? तो यहाँ पर देखो, मैंने डायग्राम यहाँ पर बना रखा है लार्ज इंटेस्टाइन का, ओके। ये जो नीचे का भाग है हमारा, ये रेक्टम है, ओके। ये कॉलन का एरिया है, ओके। ये सीकम है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है हमारा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम जिसे बोलते हैं, वेस्टाइल ऑर्गन, ओके। तो ये हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, आपको ध्यान में रखना है इसको अच्छे से। ये सीकम वाला पार्ट है, ऊपर की तरफ है तो असेंडिंग कॉलन है, बीच में ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है, नीचे की तरफ जो कॉलन है वो डिसेंडिंग कॉलन है, देन हमारा यहाँ पर क्या है? सिग्मॉइड कॉलन है, और नीचे रेक्टम है जहाँ पर स्टूल वगैरह इकट्ठा होता है, फिर वो एनस के थ्रू पास होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सिर्फ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा।
इसके अलावा ये कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इसके अलावा हमारे जीआईटी में ये कहीं भी नहीं होता है। इसकी क्या डेफिनेशन है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये भी एक तरह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, करेक्टराइज्ड बाय म्यूकोजल इन्फ्लामेशन, जो ऊपर के जो म्यूकोजा लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। कहाँ पर, देखो कहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे जो मेन फीचर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें हमेशा जो रेक्टम वाला पार्ट है वो हमेशा इसमें अफेक्ट होगा। मतलब यहीं से ही डिजीज कंडीशन की शुरुआत होगी। कहाँ से शुरुआत होगी, इन्फ्लामेशन जो होगा वो हमेशा रेक्टम वाले एरिया से पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व होता है, रेक्टम फिर ये कॉलन में जाएगा, फिर सीकम में जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, ओके। अब देखो, देयर इज अ कंटिन्यूअस रेक्टम लीजन्स फ्रॉम रेक्टम टू प्रॉक्सिमल। कैसे ये इन्फ्लामेशन, कैसे ये जो अल्सर है कैसे जा रहा है, ये प्रॉक्सिमल जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, अल्सर बन रहा है, इन्फ्लामेशन बन रहा है। तो रेक्टम से ये लीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, पूरा का पूरा जो इंटेस्टाइन है वो पूरा कंटिन्यू यहाँ पर उसमें इन्फ्लामेशन होगा, कंटिन्यू यहाँ पर लीजन बनेगा। तो कंटिन्यूसली रेक्टम से ये प्रॉक्सिमली जाएगा और हमारे पूरे इंटेस्टाइन को, चाहे वो सिग्माइड कॉलन है, चाहे वो डिसेंडिंग कॉलन है, चाहे वो ट्रांसवर्स कॉलन है, या फिर असेंडिंग कॉलन है, या फिर सीकम है, तो ये पूरा फैलता हुआ जाएगा प्रॉक्सिमली, रेक्टम से हमारे सीकम की तरफ जाएगा। फिर देखो, इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सम म्यूकोजा। हमारी जीआईटी की 4 लेयर होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो हमारा इंटेस्टाइन है, इसकी 4 लेयर होती है। कौन कौन सी, सबसे ऊपर की लेयर क्या है, म्यूकोजा, देन उसके बाद कौन सी, सब म्यूकोजा, फिर है मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड देन है सिरोसा, ओके, फिर क्या है, सिरोसा। तो ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सिर्फ लिमिटेड रहेगा हमारे म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में, ये नीचे नहीं फैल रहा है, ओके। ये जो अल्सर बन रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की लेयर में ही बन रहा है। मतलब 2 जो ऊपर की लेयर है वही यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगी, नीचे की जो लेयर्स है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान आपको रखना है। इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू, ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है ये सिर्फ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में ही होगा, ठीक है। नीचे की जो 2 लेयर है मस्कुलरिस एंड सिरोसा, उसमें ये अल्सर डीप नहीं जा रहा, ओके। फिर है म्यूकोजा शोज सुपरफिशियल अल्सर। इसको अगर हम एंडोस्कोपी करेंगे या कोलोनोस्कोपी करेंगे तो जो अल्सर हमको नजर आएंगे वो सुपरफिशियली आएंगे, मतलब जो ऊपर की लेयर है सुपरफिशियल जो म्यूकोजा लेयर है उसमें हमको अल्सर दिखाई देगा, क्योंकि ये अल्सर ज़्यादा डीप नहीं है, ओके। तो सुपरफिशियल अल्सर यहाँ पर हमको शो होंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे या फिर जब एंडोस्कोपी करेंगे। फिर है इंटरवेनिंग इंटैक्ट म्यूकोजा में फॉर्म इन्फ्लामेटरी सूडोपोडिया, ओके। इसका मतलब क्या है, सूडोपॉलिप, सॉरी ये क्या है, सूडोपॉलिप, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। इंटरवेनिंग इंटैक्ट म्यूकोजा में फॉर्म सूडोपोडिया। देखो होता क्या है, आपको ये ध्यान है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं विलाई, विलाई मीन्स हाइट वाला भाग। नीचे क्या है हमारे क्रिप्ट, डाउनवर्ड जो भाग होता है उसको हम क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है, ब्लड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देना, ओके, ये काम होता है विलाई का। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो म्यूकोजा है वो स्वेल हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर अल्सर बना है, फिर यहाँ पर अल्सर बना है, फिर यहाँ पर अल्सर बना है, तो उसके बीच में जो म्यूकोजा की लेयर है ना उसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन है इसमें होता क्या है कि इसमें 2 तरह की फेज आती है, रिमिटिंग फेज आती है, फिर एक्सर्बेशन फेज आती है। एक टाइम तो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो डिजीज़ अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगी और सडनली क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो अपना आप ही ठीक हो जाएगी, मतलब पेशेंट को लगेगा कि उसको कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। तो इसमें 2 तरह के फेज आते हैं, एक्सर्बेशन फेज, फ्लेयर अप फेज एंड रिमिटिंग फेज, ओके। एक्सर्बेशन मतलब जब डिजीज अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी है, एंड रिमिटिंग मतलब जब डिजीज बिल्कुल सही हो चुकी है, ओके। तो इस तरह से जब लगातार अल्सर बनेंगे, फिर वो ठीक होंगे, फिर दोबारा बनेंगे, फिर दोबारा ठीक होंगे, तो वहाँ पर कुछ पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो म्यूकोजा है वो वहाँ पर हल्की सी वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। उसी स्वेलिंग को हम बोलते हैं सूडो पॉलिप। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब ऐसा पॉलिप
जो कि ट्यूमर नहीं है, ठीक है, वो फॉल्स पॉलिप है, नेगेटिव पॉलिप है। ओके, सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स पॉलिप। तो म्यूकोजा जो इंटैक्ट म्यूकोजा है वो वहाँ पर हल्की से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी अल्सर बन रहे हैं, कभी ठीक हो रहे, फिर बन रहे हैं, फिर ठीक हो रहे, तो इसी कारण म्यूकोजा जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी और वहाँ पर एक उभरा सा भाग आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडो पॉलिप बोलते हैं। फिर देखो, नो फिशर, नो फिस्टुला, इन्फ्लामेशन विल कंटिन्यू न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स। आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो अल्सर है वो बहुत डीप इसमें नहीं गया है, वो सिर्फ हमारे 2 ही लेयर तक हुआ है, वो बिल्कुल हमारे जो मस्कुलरिस लेयर है, जो सिरोसा लेयर है, वहाँ तक वो इन्फ्लामेशन नहीं फैला है, इसलिए कोई भी फिस्टुला वहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी फिशर का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होगा। फिस्टुला क्या होता है, जब कोई अल्सर बिल्कुल डीपली पेनिट्रेट करता है। ठीक है, अगर ये अल्सर सपोज यहाँ डीपली पेनिट्रेट कर जाए तो इसके आसपास के ऑर्गन्स में ये अंदर धंस जाएगा, मतलब जो एक ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज फिस्टुला। वो क्या होता है, फिस्टुला। बट यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अल्सर जो है वो सुपरफिशियली है, वो सिर्फ 2 ही लेयर तक हो रहा है, वो डीपली नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई फिशर नहीं बनेगा, कोई फिस्टुला नहीं बनेगा, कोई साइनसिस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये सपोज यहाँ पर ये म्यूकोजा लेयर है, ये सब म्यूकोजा लेयर है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे हेल्दी टिश्यू को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करती है। क्यों? गलती से उनको वो बाहर का एंटीजन मान लेती है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, क्रिप्ट फॉर्मेशन है। तो क्या होता है कि इस क्रिप्ट में क्या होता है, बाहर से जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, खासकर आपको ध्यान रखना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो इम्यून सेल्स है जैसे कि टी सेल्स हो गए, हमारे लिम्फोसाइट्स हो गए, वो भी यहाँ पर क्रिप्ट में आएंगे, बट यहाँ पर लगातार जो क्रिप्ट में न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर पस का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वहाँ भर जाएंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स वहाँ भर जाएंगे और इसके अलावा WBCs वहाँ भर जाएंगे, पर ज़्यादातर अमाउंट किसका रहेगा, न्यूट्रोफिल्स का रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं फिर, क्रिप्ट एप्सिस, मतलब एक ऐसा इन्फ्लामेशन हमारी सब म्यूकोजा लेयर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पस का कलेक्शन हो चुका है, न्यूट्रोफिल्स का कलेक्शन हो चुका है, और वो हमारी, क्योंकि अल्सर ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है, वो म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा तक ही है, तो यहाँ पर क्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं क्रिप्ट एप्सिस, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है और पस का कलेक्शन है और बाकी जो अदर इम्यून सेल्स है वो भी इसके अंदर है, बट ज़्यादातर अमाउंट किसका है, न्यूट्रोफिल्स का। अब देखो दूसरा इसका टाइप्स क्या है, क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, ये जो क्रॉन्स डिजीज है, मैंने डायग्राम यहाँ पर क्यों बनाया है, क्योंकि जो क्रॉन्स डिजीज है वो हमारे GIT में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या वहाँ पर कहीं भी ये डिजीज हो सकती है। ओके, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ GIT, मतलब ये हमारे माउथ से लेकर अप टू द एनस कहीं भी अफेक्ट कर सकती है। ओके, बट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स स्मॉल बाउल, बट ज़्यादातर लोगों में कहाँ पर होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा गया है। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज हमारे माउथ से लेकर एनस में कहीं भी हो सकता है, बट ज़्यादा पार्ट यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको एनाटॉमी इसकी अच्छे से पता है तो आप समझ जाओगे कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखो ये है हमारा ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, देन वी हैव जेजुनम एंड देन वी हैव इलियम। ये जो डिजीज़ है क्रॉन्स, ये हमारे खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन को ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों में ये कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम में होता है। इलियम का जो लास्ट वाला पार्ट है जो सीकम से यहाँ अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम। पहला पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, दूसरा क्या है जेजुनम, तीसरा क्या है इलियम। इलियम का जो टर्मिनल पार्ट है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से सीकम से अटैच्ड होता है, सीकम से अटैच होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम टर्मिनल इलियम। तो ज़्यादातर लोगों में ये क्रॉन्स डिजीज़ कहाँ पर देखी गई है, टर्मिनल इलियम वाले भाग में देखी गई है। ठीक है, फिर ये कई बार सीकम में भी फैल जाता है। ठीक है, इलियम जो है उसका कौन सा भाग है, टर्मिनल इलियम में क्रॉन्स डिजीज़ अधिकतर देखी गई है। स्किप लीजन्स, दूसरा पॉइंट देखो, क्रॉन्स डिजीज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने क्या कहा था, अल्सरेटिव कोलाइटिस लगातार होगा, मतलब कहीं पर भी
कोई जगह नहीं छूटेगी, वो लगातार कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होगा। जबकि जो क्रॉन्स डिजीज है इसमें क्या हो रहा है कि जो घाव बन रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है, अल्सर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, सपोज देखो, सपोज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, फिर ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल हेल्दी है, बीच में हेल्दी पार्ट है, फिर इसको छोड़ के ये यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पर हो रहा है, मतलब ये इसकी तरीके से हो रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट हेल्दी रहेगा, कुछ पार्ट अनहेल्दी रहेगा, फिर हेल्दी पार्ट आएगा, फिर अनहेल्दी आएगा। ये जो लीजन्स बन रहे हैं, जो यहाँ पर वूंड बन रहे हैं, अल्सर बन रहे हैं, वो कंटिन्यूस नहीं रहेंगे, ठीक है, वो स्किप तरीके से होंगे, मतलब बीच बीच में गैप आएगा। क्या आएगा? गैप। यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर गैप है, यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर गैप है, इस तरह से ये अफेक्ट होगा। फिर है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। इसका क्या मतलब है कि ये जो अल्सर है ये हमारे चारों ही लेयर में होगा, ये मतलब हमारे चारों लेयर में अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। ट्रांसम्यूरल मतलब होता है जब हमारी चारों की चारों लेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल। तो यहाँ पर क्रॉन्स में क्या होगा कि जो हमारे अल्सर हो रहे हैं, जो लीजन्स बन रहे हैं, ठीक है, जो घाव बन रहे हैं, वो हमारे जो चारों लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सिरोसा, उन चारों को ही ये हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल डीपली लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ये अंदर धस रहा है। फिर है फिशर एंड डीप अल्सर। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर अल्सर बिल्कुल डीप जा रहा है तो वहाँ पर फिशर बनेगा, ठीक है, वहाँ पर फिस्टुला बनेगा। फिस्टुला क्या होता है? जब इस वाले इंटेस्टाइन के भाग में अल्सर हुआ है और ये बिल्कुल चारों लेयर से होता हुआ जाएगा, तो ये दूसरा जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो उस वाले भाग से अटैच्ड हो जाएगा और एक कनेक्शन का फॉर्मेशन वहाँ बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला। क्योंकि अल्सर बहुत डीप है, कंटिन्यूस है, चारों लेयर में होता है, इसीलिए यहाँ पर क्रॉन्स में ध्यान रखना आपको, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है और यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, ठीक है। फिर है सर्पिजिनस अल्सर। इन अल्सर को हम बोलते हैं कि ये अल्सर ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोई स्नेक हो। क्यों? क्योंकि जब ये अल्सर डीपली नीचे नीचे धंसता रहेगा, ठीक है, अगर हम इंटेस्टाइन को खोल देंगे इस तरह से, ठीक है, ये अल्सर नीचे इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ऐसे धंस रहा है, ठीक है, तो इनका अपीयरेंस ऐसे लगता है जैसे कि स्नेक है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सर्पेंटिजिनस अल्सर। सर्पेंटिजिनस मतलब स्नेक लाइक, ओके, स्नेक लाइक अपीयरेंस, क्योंकि ये अल्सर लॉन्गिट्यूडनली बिल्कुल डीपली अंदर धस रहे हैं, फिशर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हमारी चारों लेयर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो इनका अपीयरेंस ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि स्नेक लाइक इनका अपीयरेंस है। फिर है कोबाल स्टोन अपीयरेंस। कोबाल स्टोन वो होता है, देखो पुराने टाइम में जब रोड्स हुआ करती थी ना, तो जो रोड्स पत्थरों से बनती थी, जहाँ पर मतलब स्टोन्स वगैरह लगे होते थे, उसे बोलते कोबाल्स रोड। आपको ध्यान होगा पुराने टाइम में जब भी कोई सड़क होती थी तो वो सड़क जो होती थी पत्थरों से बनती थी, उसी को हम कोबाल स्टोन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया कोबाल स्टोन? क्योंकि जहाँ जहाँ अल्सर हो रहा है उसके बीच में जब म्यूकोजा है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। देखो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर अल्सर कैसे बन रहे, स्किप फॉर्म में बन रहे, यहाँ पर अल्सर बनेगा, फिर यहाँ पर नहीं बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर नहीं बनेगा, स्किप मतलब गैप फॉर्म में बन रहे। तो बीच बीच में जो म्यूकोजा लेयर है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, वो ऊपर के लिए उभर जाएंगे, ठीक है, जिससे कि कैसा लगेगा जैसे कोबाल स्टोन लाइक अपीयरेंस वहाँ देखने को मिलेगा। फिर है इंटेस्टाइनल वॉल थिकेंड एंड बिकम नैरो, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज में जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी और जो अंदर का ल्यूमन है, जो नैरो जो स्पेस है, वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन की वॉल काफ़ी थिक हो जाती है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर का स्पेस है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो हल्की सी यहाँ पर चौड़ी हो जाएगी, वाइडन हो जाएगी और अंदर का जो ल्यूमन का जो स्पेस है वो यहाँ पर ब्राउड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। तो ये था यहाँ पर इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो भाई क्या कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, ठीक है, और वो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो इस डिजीज को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण में सबसे पहला क्या है? पहला है जेनेटिक, मतलब हमारे जीन्स में अगर कोई चेंजेस आता है, कोई म्यूटेशन आता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब वो कैसे होती है? देखो, जेनेटिक फैक्टर एज सर्टेन जीन्स रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड इंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन।
कुछ जीन्स हमारी बॉडी में क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके रखती है, मतलब उसको हाइपर एक्टिव नहीं होने देती। तो कुछ जीन्स का काम होता है हमारी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके रखना ताकि वो हाइपर एक्टिव ना हो और हमारी इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, देखो इंटेस्टाइन जो है वो एक क्या है, इंटैक्ट फॉर्म में, मतलब जो म्यूकोजा है वो बिल्कुल इंटैक्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इसका जीन्स का काम क्या है, इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन देना, इंटेस्टाइनल के जो बैरियर है उसको बचा के रखना। ठीक है, उसके अंदर किसी को नहीं घुसने देना, मतलब जो बाहर के इम्यून सेल्स है या बाहर के बैक्टीरिया है उनसे भी बचा के रखना। ठीक है, बट कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ जीन्स में बदलाव आता है जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। अगर कुछ जीन्स में बदलाव आएगा, म्यूटेशन आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वो हाइपर एक्टिव रूप में काम करना शुरू कर देगा। इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव होता है तो कई बार वो अपनी ही बॉडी के सेल एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर वो हमारे इंटेस्टाइन की सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। और अगर जीन्स में परिवर्तन आएगा, जीन्स में म्यूटेशन आएगा, तो इंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन को नहीं होने देगी, मतलब इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। और इंटेस्टाइन अगर प्रोटेक्ट नहीं होगा तो बाहर से जो इम्यून सेल है या जो बाहर के वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो आसानी से हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, म्यूकोजा में या फिर सब म्यूकोजा में आ सकते हैं और वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी जीन सही है, हमारा जेनेटिक फैक्टर सही है, तो ये आईबीडी नहीं होगा। बट कुछ लोगों में क्या होता है, जीन्स में बदलाव आता है, उनमें म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है। दूसरा कारण, जैसे कि कौन कौन सी जीन्स, देखो NOD2 और इंटरल्यूकिन्स 23 रिसेप्टर्स जीन्स। ठीक है, खासकर जेनेटिक फैक्टर जो है वो क्रॉन्स डिजीज को ज्यादा प्रभावित करता है। ओके, दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। कई बार जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो गलत तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, वैसे हमारी इम्यूनिटी का काम क्या होता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा, बाहर से कोई एंटीजन आएगा, तो उसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, और हमको बहुत सारे रोगों से बचाती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून रिएक्शन, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी जो फंक्शनल पावर है वो डिसफंक्शन हो गई है। अब वो अपनी ही बॉडी की सेल को, अपनी ही बॉडी के टिश्यू को मारना शुरू कर रहा है। ठीक है, उसको लग रहा है कि वो बाहर का क्या है, पैथोजन है। ठीक है, वो फॉरेन पार्टिकल है जिसे हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी चीज़ बाहर से आती है उसे एंटीजन बोलते हैं, और हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ने के लिए जो सेल निकालती है उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, खुद के ही सेल एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आईबीडी होगा। द इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली अटैक्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड कॉज परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन। इम्यून सिस्टम क्या करता है, मिस्टेकनली, मतलब गलती से क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को अटैक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, लगातार इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी। ठीक है, वहां पर सूजन बढ़ती रहेगी। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हमारे आसपास इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो कि डिजीज कंडीशन को और ज़्यादा सीवियर कर देते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि हाई फैट, जो लोग बहुत फैट की डाइट लेते हैं, ठीक है, ये ऑयली फूड खाते हैं, क्योंकि फैट जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, या फिर अगर हम हाई रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, हाई शुगरी डाइट खा रहे हैं, वो भी लो फाइबर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा खाने में कम है, तब भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होगा। पॉल्यूशन, आसपास बहुत पॉल्यूशन है, केमिकल्स, फ्यूम्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, एंड मोर हाइजीन। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव हाइजीन करते हैं। ठीक है, एक्सेसिव हाइजीन वैसे अच्छा नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी इम्यूनिटी उस टाइम पर डेवलप होती है। ठीक है, अगर उसको हम डस्ट से, धूल से, मिट्टी से बचाएंगे तो जो उसकी इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, इसीलिए आपने देखा होगा जो इंडियन बच्चे होते हैं या फिर फॉरेनर्स होते हैं, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है,
तो क्योंकि छोटे में हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती रहती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अगर हम एक्सेसिव बच्चे की केयर करते हैं या फिर हाइजीन का ध्यान देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी आईबीडी होता है आगे चल के। फिर है डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल बैरियर, ठीक है, लीकी गट कंसेप्ट। देखो होता क्या है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब हमारे गट में, गट मतलब हमारा इंटेस्टाइन, उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। अगर हमारी इंटेस्टाइन की जो पावर है, मतलब यहाँ पर ना एक बैरियर है, ठीक है, ये बिल्कुल इंटैक्ट मतलब होता है जो कहीं से भी टूटी हुई ना हो, उसको बोलते हैं इंटैक्ट, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन लीकी हो गई, ठीक है, कहीं से यहां पर म्यूकोजा क्या होगी, वीक हो चुकी है, ठीक है। इन कारणों से अगर कोई लोग हाई फाइबर डाइट नहीं लेते हैं या फिर हाई शुगर, हमेशा फैटी फूड खाते हैं, तो कई बार हमारा जो इंटेस्टाइनल बैरियर है वो लीकी हो जाता है। अब ये सारे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ये हमारे ब्लड के टच में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड में क्या, हमारे इम्यून सेल भी है। तो जैसे ही इंटेस्टाइन यहाँ पर लीकी होगा तो बैक्टीरिया वगैरह भी बाहर आएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह ही बाहर आएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया से फाइट करने फिर कौन आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम आएगा, ठीक है। अब चाहे वो गुड बैक्टीरिया हो चाहे वो बैड बैक्टीरिया हो, हमारा इम्यून सिस्टम सोचता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है और वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, और आईबीडी हो जाएगा। फिर है अल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैंने कहा था हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो हमेशा गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया अगर बैलेंस में हो तब तो चल जाएगा, ठीक है। बट अगर बैड जो बैक्टीरिया है उनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर वो इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। ये थे इसके कारण। अब हम पढ़ते रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे चीज़ें या फिर ऐसे कारण जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, या फिर ऐसे कारण जो इस डिजीज़ की संभावना को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि एज, ठीक है, 15 से 35 साल की उम्र में ये डिजीज़ हो सकती है, और सेकंड पीक इसका कब है हाईएस्ट, 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। फिर है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में, खासकर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट रिलेटिव्स, ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी की फैमिली में किसी को क्रॉन्स डिजीज़ है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके मदर या फादर को या फिर उसके कजन्स को, तो चांसेस होते हैं कि जो पहले जनरेशन आएगी उसमें आईबीडी हो सकता है, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक मुख्य रिस्क फैक्टर है, मतलब ये इस डिजीज़ को, एक तो पहले से अगर जेनेटिक खराब है पेशेंट का, ठीक है, जीन्स में दिक्कत है, ऊपर से फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है, तो ये डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर है स्मोकिंग। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोडक्टिव इन यूज इन इंक्रीज इन क्रॉन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होता है। मतलब जो स्मोकिंग है वो प्रोटेक्शन का काम करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बोले कि आप स्मोकिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि भाई स्मोकिंग पेशेंट को हम शुरू नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है, कैंसर होता है, और ऊपर से क्या होगा, पेशेंट में क्रॉन्स डिजीज बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन है मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेशेंट को बोलना है कि भाई आप स्मोकिंग करना शुरू कर दो, उसको कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, ठीक है, ऊपर से उसको क्रॉन्स बीमारी हो जाएगी। बट ये रिसर्च में पाया गया है, ठीक है। स्मोकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्रॉन्स में, ठीक है ना, उससे क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है स्ट्रेस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो भी क्या करता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज को बढ़ाता है, ठीक है, ये उसको ट्रिगर करता है। अगर किसी को डिजीज कंडीशन है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, अल्सर बन रहे हैं, ऊपर से पेशेंट बहुत स्ट्रेस ले रहा है, तो अल्सर वहाँ हील कैसे हो पाएगा, ठीक है, अल्सर हील ही नहीं हो पाएगा। और स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो अल्सर ढंग से वहाँ पर हील नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक नहीं हो पाएगा। फिर है मेडिकेशन।
कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो इस डिजीज़ कंडीशन को बढ़ा देती है, जैसे कि नेसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, हमारे पेन किलर्स हो गए। जो लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं छोटे में, ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक्स भी क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी, ठीक है। फिर है इथनिसिटी, मतलब कोई रेस या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एरिया जहाँ पर के लोग ज़्यादा इस डिजीज़ से प्रभावित होते हैं, जैसे कि एस्केंजिया जूइस डिसेंट के लोग जो होते हैं, ठीक है। वैसे देखा गया है जो ज़्यादा वाइट पीपल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो रिच क्लास पीपल होते हैं, या फिर जो लोग अर्बन एरियाज़ में अधिक रहते हैं, ठीक है। और इथनिसिटी कौन सी है, एस्केंजिया जूइस, इन लोगों में बीमारी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज अधिक से अधिक देखी गई है डेवलप्ड कंट्रीज में भी। पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन, तो ये डिजीज हमारी बॉडी में कैसे कैसे जनरेट होती है, कैसे हमारी बॉडी में आती है, फिर इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो जितने भी हमने कारण पढ़े थे, ठीक है, या फिर रिस्क फैक्टर पढ़े थे, उन सब से मिलके ही ये डिजीज होती है, ठीक है। ये एक क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है, ये अचानक से नहीं होता है। काफ़ी लंबे टाइम तक जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तभी ये डिजीज़ जनरेट होती है, ठीक है। तो इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है। अगर किसी पर्सन के अंदर जीन में डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जीन्स जो हमारी क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट है, उसमें म्यूटेशन है, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। अगर जीन में चेंजेस है, उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि पहले जो पेरेंट्स थे उनको कभी क्रॉन्स डिजीज़ या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ रही है, तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, ठीक है। 20% चांसेस है कि वो आगे अपने फर्स्ट रिलेटिव मतलब फर्स्ट जनरेशन में देगा। तो जो पर्सन पहले से ही जेनेटिकली उस चीज़ को लेकर उसके जीन्स में कोई गड़बड़ है, ठीक है ना, जैसे कि डिक्रीज इम्यून कंट्रोल, डिक्रीज इंटेस्टाइन प्रोटेक्शन। देखो हमारी बॉडी में कुछ जीन्स ऐसी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। क्यों? अगर वो जीन्स में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर म्यूटेशन होता है तो इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। जीन्स में बदलाव आएगा तो इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाएगी और बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो जो लोग पहले से ही जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जिनके जीन्स में गड़बड़ होती है, उसमें क्या होगा कि जो जीन्स है वो अच्छे से इम्यून सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी की जो पावर है वो कम हो जाएगी, इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाएगी, मतलब हमारे जीन्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी हमारी इम्यूनिटी को। दूसरा, अगर जेनेटिक में म्यूटेशन आया, जेनेटिक में बदलाव आए, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन की प्रोटेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि जीन्स का काम ये भी होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो बैरियर होता है ना, जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इसको वो मेंटेन करके रखती है, ठीक है, इसकी इंटीग्रिटी को बचा के रखती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जीन्स में फॉल्ट होगा तो उससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइन की प्रोटेक्शन है, बैरियर है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। इन्वायरमेंटल में हमने पढ़ा था कि जो लोग स्मोकिंग अधिक करते हैं, ठीक है, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल मतलब डाइटरी हैबिट्स ऐसी है कि काफ़ी फैटी वो डाइट लेते हैं या हाई शुगर कंटेंट लेते हैं, काफ़ी पॉल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर केमिकल फ्यूम्स वगैरह होता है, तो उससे ये ट्रिगर करता है, ठीक है। ट्रिगरिंग फैक्टर इस डिजीज़ को जनरेट करता है या फिर इस डिजीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, अल्टर्ड गट फ्लोरा, डिसबायोसिस। डिसबायोसिस क्या होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा बाउल है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फूड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जब जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका अमाउंट अगर ज़्यादा है तो कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने की वजह से या फिर अगर हम ज़्यादा हाइजीन कर रहे हैं, ठीक है, कई बार छोटे बच्चों को हम ज़्यादा हाइजीन मतलब इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैड बैक्टीरिया है उनका अमाउंट बढ़ जाता है। अगर बैड बैक्टीरिया अधिक हो जाएंगे और जो अच्छे बैक्टीरिया वो कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर डिसबायोसिस फिनोमेना होगा, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक कॉम्बिनेशन है। जब ये सारे फैक्टर्स मतलब एक पर्सन है
जिसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ थी, उसके जीन्स में पहले से ही क्या है, म्यूटेशन है, साथ में उसको इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स मिल रहे हैं और उसके गट में, उसके बाउल में जो बैक्टीरिया है बैड वाले वो अधिक बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या होता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी। ठीक है, अब जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी एक इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंटेस्टाइन की इंटीग्रिटी है। ओके, ये मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब ये कहीं से भी इसमें लीकेज नहीं है, कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं है। बट इतने सारे फैक्टर्स अगर यहाँ पर आएंगे, वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये चलते आ रहेंगे, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, वो नीचे फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर लीकी गट, वो गट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो गट है इसमें अब होल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गट है उसमें होल होने शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन मतलब होता है खाली स्पेस, जैसे कैप है ना, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, अंदर का स्पेस क्या है, खाली है। ठीक है, इसे बोलते हैं ल्यूमन। तो ऐसे ही हमारे गट में, हमारे बाउल में जो खाली स्पेस है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। उस ल्यूमन में फूड प्लस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो हमारा म्यूकोजा लेयर है, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो बिल्कुल क्या है, एक टाइट जंक्शन से बंधी है, कहीं से भी उसमें गैप नहीं है, कहीं पर भी उसमें होल नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सेल एंड टिश्यू यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब जो टिश्यू है उसके अंदर इम्यून सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे जो बैक्टीरिया है वो हमेशा ल्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। अगर ये बैक्टीरिया ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब टिश्यू के अंदर जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। इतने सारे फैक्टर्स के कारण क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की इंटीग्रिटी है वो हट जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल होना शुरू हो जाते हैं उसकी वॉल पर। कहाँ पर, उसकी वॉल पर। ठीक है, अब इसकी वॉल में क्या है, इसकी वॉल में क्या है, टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने यहाँ बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे, टिश्यू के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर गट क्या हो गया, लीकी गट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स पेनिट्रेट टिश्यू। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है वो कहाँ जाना शुरू कर देंगे, टिश्यू के अंदर, वहाँ पर अपना टॉक्सिन निकालना शुरू कर देंगे। अब हमारी इम्यूनिटी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि फॉल्टी जीन्स होने के कारण अपनी जो इम्यूनिटी है वो खुद के सेल एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ पर इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी घट जाएगी, तो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, ल्यूमन जो खाली स्पेस है वहाँ से हटकर वो कहाँ जाएंगे, टिश्यू के अंदर जाएंगे। जो म्यूकोजा है उसमें जो इंटेस्टाइन की जो टिश्यू है उसके अंदर वो बैक्टीरिया जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर आएगा तो हमारी इम्यूनिटी का एक ही काम है, जब भी बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी क्या डेवलप करती है, एंटीबॉडीज डेवलप करती है। ओके, जबकि बाहर से यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं आया है। ठीक है, वो हमारी ही बॉडी के बैक्टीरिया है, उसमें चाहे वो गुड बैक्टीरिया है चाहे वो बैड बैक्टीरिया है। ठीक है, बट हमारी इम्यूनिटी का काम क्या है, उसको ट्रिगर करना। ठीक है, उसको मारना। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हमारे गुड बैक्टीरिया भी अगर टिश्यू के अंदर जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एक अटैकिंग मोड में आ जाएगी। ठीक है, और वहाँ पर वो क्या करेगी, अटैक करना शुरू कर देगी। बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन कहाँ आ चुके हैं, टिश्यू में आ चुकी है। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, और यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जो खुद की इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल एंड टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी, जिसे हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, कई बार हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होती है जिससे बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, इंटेस्टाइनल एंटीजेंस आर मिस आइडेंटिफाइड एज हार्मफुल, क्योंकि भाई इम्यूनिटी को नहीं पता है कि ये अपनी ही बॉडी के क्या है, गुड बैक्टीरिया है, तो उसका काम तो क्या है, फाइट करना है। ठीक है, तो वहाँ पर वो अपना एंटीबॉडीज छोड़ना शुरू कर देगी, और वहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, अपना हार्मफुल सब्सटेंस निकालना शुरू कर देगी। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल, फिर वहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल माइक्रोफेजेस वहाँ जाएंगे, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है,
आप इसको नोट कर सकते हो, जैसे कि माइक्रोफेजेस वहाँ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स वहाँ जाएंगे, टी सेल्स वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे इम्यूनिटी के टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट कर देंगे टी हेल्पर सेल को, ठीक है ना। ये और अधिक जो इम्यून सेल है जैसे कि टी हेल्पर सेल, इनको ये स्टिमुलेट कर देंगे, इनको और अधिक एक्टिवेट कर देंगे। और क्रॉन्स में जो टी हेल्पर सेल है वो कौन कौन से आते हैं, TH1 एंड TH17, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन से आएंगे, TH2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये टी हेल्पर सेल यहाँ पर साइटोकाइंस निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर और अधिक केमिकल्स जो है वहाँ पर निकालना शुरू कर देंगे, जिससे कि जैसे ही यहाँ पर साइटोकाइंस निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकलेंगे, ठीक है। आप इनको इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बोलो या साइटोकाइंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रांस नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, दूसरा है इंटरल्यूकेंस। इंटरल्यूकेंस यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरल्यूकेन 1, इंटरल्यूकेन 6, इंटरल्यूकेन 12 एंड इंटरफेरोन्स, ठीक है। ये सारे केमिकल्स वहाँ पर और अधिक बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वहाँ पर साइटोकाइंस निकलता है टिश्यू में, तो क्या होता है, उस जगह टिश्यू का और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। टिश्यू में वहाँ पर स्वेलिंग आएगी इंटेस्टाइन के वॉल में, वहाँ पर और अधिक पेशेंट को पेन होगा, वहाँ पर एक घाव बनना शुरू हो जाएगा जिसे हम अल्सर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी केमिकल्स की वजह से वहाँ पर एब्डोमेन में कई बार पेशेंट को पेन होता है, ठीक है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहाँ पर रेडनेस छा जाएगी, ठीक है, वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर अल्सर इस तरह से बन जाएगा, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। और ऐसा क्यों होता है, अब क्या होगा कि ये लगातार हो रहा है, ठीक है। सपोज पेशेंट ने स्मोकिंग छोड़ दी है, ठीक है, या फिर और ट्रिगरिंग फैक्टर छोड़ दिए, बट आगे चल के अगर वो करता है तो उसी जहाँ पर अल्सर बना है वहाँ पर दोबारा से घाव बनेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जब लंबे टाइम तक चलेगा तो क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगा, पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी को ही हम IBD बोलते हैं।